एक गुंडा जब चुनाव लड़ सकता है, एक बाहुबली जब चुनाव लड़ सकता है, एक बिजनेसमैन चुनाव लड़ सकता है, तो एक युवा चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? भगत सिंह का एक कोट था जब उन्होंने संसद भवन पर बम फेंका था कि बहरों को सुनाने के लिए शोर ज़रूरी है। तो आंदोलन करना तो ज़रूरी है। लालू जी संसद में बैठे हुए थे और एक टिप्पणी दे रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने की अडवाणी जी को इच्छा है, मायावती जी को इच्छा है, तो हमारी भी इच्छा है और क्यों नहीं होनी चाहिए। पूरे भारत में एक मिसाल है, लोग बिहारियों के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन अगर इस देश को अगर किसी ने स्टेबल सरकार दिया है तो बिहार के लोग हैं। तो बिहार के लोग राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक बूथ पे 10 यूथ, 1 बूथ 10 यूथ, रूम रेंट लिया जा रहा है, वो गलत है। यही छात्र आकर पटना को एजुकेशनल हब बना दिए। आज पटना पहले गुंडों का हब होता था, आज पटना एजुकेशनल हब है। आप चले जाइए बेगना पहाड़ी, आप चले जाइए बाजार समिति, आप चले जाइए कंकड़बाग, तो पटना एक दूसरे ढंग से डेवलप करने लगा आज कि जहां सरकार से लड़ाई करनी है वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग दिख रहे हैं। और जब 24 घंटा 12 घंटा में पानी निकल जा रहा है तो बधाई देने में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अक्टूबर-नवंबर में तय किए जाने हैं। उसी महीने में कोई तारीख तय होगी जिसमें चुनाव होने हैं। लेकिन इस बीच जो है भाजपा, जो सबसे बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है और बिहार में भी बहुत दमखम रखती है, वो लगातार जो है वर्चुअल रैलियां कर रही हैं और डिजिटल संवाद के जरिए अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं। और जो हर बूथ लेवल पे इसका बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो रहा है और न्यूज़ में भी ऐसी खबरें आई हैं कि इनका जो कार्य करने का जो शैली है बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। तो इस बीच हमारे साथ यहाँ चर्चा करने के लिए मौजूद है आशीष सिन्हा, जो युवाओं के बीच जो है एक जाना पहचाना नाम है। इनको किसी नाम की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही मुखर हो करके, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव हो उसमें भी ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ जो लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई या फिर जो पटना में वाटर लॉगिंग की स्थिति पैदा हुई थी उसमें भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। तो उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आशीष सिन्हा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद रितेश भाई। तो क्या चैलेंजेस रहे हैं, और भाजपा युवा मोर्चा से आप जुड़े हैं, उसके मंत्री भी आपको अभी बनाया गया है सेक्रेटरी, तो आप किस तरीके से जो है बूथ लेवल पे कार्य कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बताइए। देखिए, मैं बड़े गर्व के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ इस देश का बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन पार्टी है और मैं इसका सदस्य हूं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दा लेकर काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप वर्किंग देखिएगा रितेश जी, तो 365 दिन भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप से अपने संगठन के विस्तार को लेकर, जन समस्याओं को लेकर, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर सड़क पर, सदन पर काम करने का प्रयास करता रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी से संगठन सीखने को मिलता है, राष्ट्र हित के बारे में बात करने को मिलता है, समाज हित के बारे में बात करने को मिलता है। और जैसा आपने पूर्व में बताया कि छात्र हित के मुद्दों पर भी इसी तरह के संगठन जो इस देश का सम्मान करते हैं, जो तिरंगा का सम्मान करते हैं, जो भारत माँ का सम्मान करते हैं, ऐसा संगठन भारतीय जनता पार्टी ही है इस देश में। तो लगभग 365 दिन हम लोग, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हम लोग का वर्किंग है, बूथ लेवल से लेकर मास लेवल से लेकर, और हर विषयों को हम लोग टच करने का प्रयास करते हैं। तो बूथ लेवल में क्या क्या चुनौतियां आती हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरी क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, आप जहां भी घूमते होंगे तो शहर में तो मान लीजिए कुछ राहत मिल जाती है लोग अलग अलग जगह जाने में, लेकिन गांव पे जो है उस लेवल पे कैसे आप सबको समझाते हैं, कैसे करते हैं गांव वालों को? देखिए, गांव अभी युवा मोर्चा की दृष्टि से मुझे मुंगेर, शेखपुरा, बांका, भागलपुर, ऐसे 4-5 जिलों का प्रभारी बनाया गया है। तो सबसे पहले हमारा प्रवास बांका का था। बांका एक जहां हमारी बैठक थी वो एक ग्रामीण परिवेश में था। वहां मैंने देखा कि भाई वहां के लोग, वहां के युवा इतने सजग थे कि मैंने बिना मास्क पहने एक व्यक्ति को भी वहां पर उस बैठक में उपस्थित नहीं देखा। देखिए, सब लोग मास्क पहने हुए थे, लोग सजग थे। तो सजगता अब जितनी शहर में है, गांव के लोग भी इतने सजग हो गए हैं। अब एंड्रॉयड फ़ोन गांव-गांव, गली-गली तक पहुंच गया है, तो सजग सब लोग हैं। हाँ, एक अंतर ज़रूर है राजनीति में, शहर की राजनीति करने में, शहर के बूथों को संभालने में और गांव के बूथों को संभालने में। जैसे पटना में, पूरे पटना लोकसभा में 2007 बूथ हैं
आप विश्वास करिएगा कि माननीय रविशंकर जी जब पिछले बार चुनाव लड़ रहे थे तो सबसे कम उम्र की टीम जो थी वो मैंने बूथ पैकेट बनाने में लगाया। और आप विश्वास करिए रितेश जी कि 2007 बूथ पैकेट वो जो पहली बार बनाने वाले युवा थे, एक भी बूथ पैकेट में गलती नहीं हुआ। तो जो शहरी इलाका है उसमें ये है कि आसान है बूथ पैकेट, बूथ तक बूथ पहुंचाना, सप्तऋषियों को चुन लेना। गांव में जो बेसिक दिक्कत होता है कि वहाँ डिस्टेंस बहुत है, एक गांव से दूसरे गांव में आपको 5 किलोमीटर का फासला करके जाना पड़ रहा है। तो ये डिस्टेंस एक बहुत बड़ा विषय रखता है जो कि शहर में इसका कमी है। दूसरा कि गांव के लोग सहृदय हैं, थोड़ा वेग के साथ आपके साथ जुट कर काम करना चाहते हैं। शहर में क्वेश्चन ज़्यादा है, लोग क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं कि ये काम अभी पूरा क्यों नहीं हुआ, ये काहे नहीं किया गया, आप रोज़ घूम रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल जो सिनेरियो है गाँव और शहर का, वो मुझे लगता है कि इस विषय पर थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन दोनों जगह काम करने का अलग मज़ा है। गांव का एक अलग राजनीतिक सोच है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि भारत का कोना कोना राजनीतिक रूप से, खास करके बिहार का कोना कोना राजनीतिक रूप से बहुत सजग है। यहाँ के लोग राजनीति को समझते हैं। यहाँ आप देखिएगा कि बिहार के लोग स्टेबल गवर्नमेंट देते हैं, 15 साल आप आइए तो 15 साल आप आइए। ये पूरे भारत में एक मिसाल है। लोग बिहारियों के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन अगर इस देश को अगर किसी ने स्टेबल सरकार दिया है तो बिहार के लोग हैं। तो बिहार के लोग राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। बूथ एक विषय ज़रूर है, लेकिन एक छोटा लेवल। अगर आप राजनीति को समझिएगा, विषय को समझिएगा, भारत की राजनीति को समझिएगा, तो आप निश्चित ही निसंदेह एक अच्छी सरकार बिहार में या किसी भी जगह पर दीजिएगा। भाजपा युवा मोर्चा मतलब तत्पर है, हर तरीके से जो है बूथ लेवल पे अपना कार्यशैली दिखा रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं ताकि। अच्छा ये बात बताइए कि चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, चुनाव के वक्त तो ज़्यादा सक्रिय होते हैं, क्या इसी तरीके से जो विकास कार्य होते हैं जो किए जाते हैं उसका भी रिपोर्ट जो है जानने के लिए क्या भारतीय युवा मोर्चा ये जाती है क्या लोगों के बीच? देखिए, मैं युवा मोर्चा के कुछ कार्यक्रम के बारे में आपको बता दूं। जब पूरा देश लॉकडाउन था तब युवा मोर्चा के माध्यम से लगभग प्रत्येक जिलों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। मैं खुद शामिल था। 25 लोगों ने जयप्रभा ब्लड बैंक में पटना में ब्लड दिया। और सोचिए कि लॉकडाउन की स्थिति ये था कि एक महिला बक्सर से जल गई थी और वो आई तो उनके पास ब्लड नहीं था, क्वारंटाइन और आइसोलेशन का समय चल रहा था। तो मात्र एक परिवार उनके साथ वहाँ पर उपस्थित थे जिन्होंने अपना खून दे दिया। 4 यूनिट ब्लड हमने उस समय प्रयास किया उस महिला को देने का। आज वो महिला स्वस्थ है, करीब 35-40% बर्न कर गई थी, अपोलो बर्न हॉस्पिटल में थी। तो इस तरह का कई वर्किंग जो एकदम ज़मीन से जुटा हुआ है सामाजिक रूप से जी। और युवा मोर्चा का जो मूल, जैसे अभी बूथ के बारे में हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दुर्गेश सिंह ने एक प्लान बनाया है, एक बूथ पे 10 यूथ, 1 बूथ 10 यूथ। तो ये प्लान अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव आने से पहले ये एक हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हम लोग एक गिफ्ट करें कि एक बूथ पर 10 युवा तैनात रहें, पर्ची बांटने से लेकर वोटर को पहुंचाने तक का काम। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग नित्य निरंतर लगातार कुछ न कुछ प्रयास में हैं। अभी युवा मोर्चा के लोग पूरे बिहार प्रदेश में छात्र नेताओं का, कोचिंग संचालकों का, जो कम उम्र के डॉक्टर्स हैं उनका, स्कूल्स का, 12+2 ऐसे लोगों का एक बड़ा सूची तैयार कर रहे हैं, जिससे हम प्रयास है हमारा कि हमारे देश के, हमारे प्रदेश के जो माननीय सम्मानीय नेतागण हैं वो उनसे डायरेक्ट उनसे वर्चुअल रैली करके बात करें या वर्चुअल संवाद करें। तो ये एक प्रयास युवा मोर्चा लगातार विभिन्न जिलों में विभिन्न स्तर पर कर रहा है। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी और आपका जो संगठन है युवा मोर्चा, तो उसमें छात्रों के हित के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि बिहार में किस तरह की स्थिति है, लोग बाहर भी जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वैसे बिहार भी एक हब बनता जा रहा है यहाँ भी पढ़ाई करने के लिए। तो जो समस्याएं हैं, कई समस्याएं, स्टूडेंट्स को रेंट को लेकर के समस्याएं होती हैं और ये सब, तो आप जब छात्र संघ के अध्यक्ष रहे उस समय भी कई मुद्दे आपने उठाए थे। अभी तो आप अध्यक्ष नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं युवाओं के लिए, क्या कर रही है युवा मोर्चा? देखिए, इस लॉकडाउन में मैं आपके मन से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि माननीय वीसी ने एक पत्र जारी किया कि पटना विश्वविद्यालय के जो भी स्टूडेंट इस लॉकडाउन में स्टक कर गए हैं वो अपना लिस्टिंग करके भेजें। 870 स्टूडेंट्स का ऐसा लिस्टिंग आया। 1 लाख रुपया पटना विश्वविद्यालय के मद से
उस तत्कालीन छात्र संघ को दिया गया। वो पैसा क्या हुआ नहीं बता सकते हैं। वीसी जो 850 का लिस्ट बनाए थे, वो लिस्ट को कुछ सहायता देने में भी असमर्थ हो गए। 1 लाख रुपया भी का क्या सहायता हुआ ये नहीं बता सकते हैं। वीसी का एक दिन फ़ोन आया और रितेश जी, आप विश्वास करिए कि 350 पटना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट को मैंने और हमारी टीम ने, माननीय विधायक जी की तरफ से, रविशंकर प्रसाद जी की तरफ से, हमने राशन पहुंचाने का काम किया। मैंने अगर कहीं से फ़ोन आ जाए इस लॉकडाउन में कि मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूं या छात्रा हूं और मैं इस जगह पे फंस गई हूं, तो राहत एकदम वर्किंग करके, मतलब इतना लॉकडाउन था, कई ऐसे सारे मित्र थे जिन्हें साइकिल से जाकर वैसे जगहों पर राशन पहुँचाने का काम किया है। इसके अलावा जिस समय भारतीय जनता पार्टी, भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं निकल के भारतीय जनता युवा मोर्चा में आया, उस समय 12वीं के रिजल्ट को लेके बहुत धांधली या नंबर बहुत कम आ रहा था। उसको लेकर बिहार भाजपा युवा मोर्चा ने एक बड़ी रैली की थी, जिसमें करीब 5-7 हज़ार स्टूडेंट ने भाग लिया और हम लोग जो काउंसिल है उसका हम लोगों ने घेराव किया था। और आज आप देख सकते हैं, देखिए धीरे धीरे रिजल्ट में बहुत सुधार आ रहा है। अब पहले 40% लोग पास कर रहे थे, 50%, और ये रेशियो बढ़ते चला जा रहा है। बिहार में विभिन्न राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान खोले गए, IIT, एम्स, CNLU, निफ्ट, रिम्स, ऐसा बहुत सारा राष्ट्रीय स्तर का हमारे यहाँ शैक्षणिक संस्थान है। लेकिन फिर भी जो बिहार का सरकारी विश्वविद्यालय, जो 11 सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनकी हालत बहुत खस्ता है। इस पे सरकार का निश्चित ही ध्यान होना चाहिए। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इसी ध्येय को लेके आगे प्रयासरत है कि जहां मास पढ़ने जा रहा है, ये शैक्षणिक संस्थान तो बिल्कुल बहुत सही है बिहार के लिए, लेकिन जहां मास पढ़ने जा रहा है, जहां बिहार युवा मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय के युवा पढ़ने जा रहे हैं, उसका स्तर अभी भी नीचे है। जो उच्च स्तरीय शैक्षणिक पढ़ाई होनी चाहिए, PhD और मास्टर्स, ये इसकी पढ़ाई का भी बिहार के कई विश्वविद्यालयों में बहुत अभाव है। तो इसको ठीक करने का प्रयास भारतीय जनता युवा मोर्चा के लेक्चर प्रोफेसर की कमी है यहाँ, बेसिक एम्यूनिटी जो होती है। अच्छा, एक चीज़ है आशीष जी, सवाल है, जैसे छात्रों के हित के बारे में तो आप सोचते ही हैं, ठीक है, लेकिन जो एक बात है कि पब्लिक लाइब्रेरी जो लोगों के लिए होनी चाहिए, छात्र जो है उनको एक जगह चाहिए कहीं बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, तो हर जिले में वैसा उसके लिए भी कुछ मांग उठाएंगे क्या? और रेंट की बात जो रह गई है कि रेंट जो है एक निर्धारित किया जाएगा क्या? छात्रों की ये शुरू से समस्या रही है और मेरे ख्याल से आपने भी छात्रों के हित के लिए ही बहुत आंदोलन किए, आवाज़ उठाए और लाठी डंडे भी खाए हैं, कई सारी तस्वीरें भी आई थी। तो छोटी छोटी मांगों को लेकर इतना आंदोलन करना पड़ता है यहाँ, तो क्या आप आगे कुछ अग्रसर होंगे, इसमें कुछ मांग करेंगे, उठाएंगे? भगत सिंह का एक कोट था जब उन्होंने संसद भवन पर बम फेंका था कि बहरों को सुनाने के लिए शोर ज़रूरी है। तो आंदोलन करना तो ज़रूरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये युवाओं को, छात्रों को बताना चाहता हूँ कि आंदोलन आपका हक है और संघर्ष तो करना ही पड़ेगा अपने हक के लिए। जो रूम रेंट की बात है, मैं इसका एकदम विरोधी हूँ कि इस लॉकडाउन में रूम रेंट तो छात्रों के लिए छोड़ना ही चाहिए। जो छात्र 3 महीना चाहे तो लॉकडाउन रहे या 3 महीना अपने घर चले गए, उनसे आप किस तरह का राशि लेने का सोच रहे हैं, या फिर एक बड़े पैमाने पर जिसमें DM कलेक्टर भी हों और रूम के जो मालिक हैं वो हों और कुछ छात्र प्रतिनिधि भी हों, और एक तय किया जाए कि भाई इसको कैसे संचालित किया जाए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि छात्रों को तंग करना, एक रूम में 4 लोग रह रहे हैं और चारों से 2-2 हज़ार का किराया लिया जा रहा है, तो ये गलत है सिस्टम। और ये कहीं ऐसा ना हो कि छात्र और ये मालिकों में इस तरह का झगड़ा हो जाए। उसको सुलझाने के लिए पहले ही स्वतः न मालिक इस पर बहुत प्रेशर बनाए और ना छात्र बहुत इस पर उद्वेलित हो, मेरा ऐसा मानना है। और माननीय DM को, कलेक्टर को, ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है रितेश जी। अगर इस मुद्दा को अभी नहीं ध्यान दिया गया तो आने वाले समय में ये एक भड़काऊ मुद्दा हो सकता है। तुरंत अविलंब छात्र प्रतिनिधियों को, मकान के मालिकों को और स्वयं उसमें प्रशासन इसमें इनिशिएट करके बैठे और ये मुद्दा को जल्दी डिसॉल्व करे। मेरा व्यक्तिगत मानना है, विद्यार्थी परिषद से मैं जुड़ा रहा हूँ, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि इस कोरोना काल में, महामारी काल में अपना जान बचाया जाए। ये 2-3 हज़ार रुपये के लिए ना तंग किसी को किया जाए। अभी पूरा देश क्राइसिस में है, छात्र तो उसमें सबसे निम्न स्तर पर आते हैं।
मतलब आपकी कोशिश रहेगी इसमें, आप ये आवाज़ उठाएंगे, आप भी जुड़ेंगे छात्र प्रतिनिधि के तौर और पर। मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि मैं इस जो अभी छात्रों से रूम रेंट लिया जा रहा है वो गलत है, और मैं आग्रह भी करता हूँ मालिकों से कि इस तरह का अभी कार्रवाई ना करें। छात्रों को यही छात्र आकर पटना को एजुकेशनल हब बना दिए। आज पटना पहले गुंडों का हब होता था, आज पटना एजुकेशनल हब है। आप चले जाइए बेगना पहाड़ी, आप चले जाइए बाजार समिति, आप चले जाइए कंकड़ बाग, तो पटना एक दूसरे ढंग से डेवलप करने लगा। आज पटना में लोग परिवार के लोग पढ़ने के लिए भेजने लगे। कोटा से भी बड़ा इंडस्ट्री यहाँ पर बैठ गया, तो उसका भी सम्मान करना पड़ेगा, पटना के लोगों को सम्मान करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और निसंदेह इस पर बैठ के प्रशासन को, छात्र प्रतिनिधियों को, युवा प्रतिनिधियों को और मकान के मालिकों को बैठकर इस पर निसंदेह एक सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। चलिए, एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से सामाजिक कार्य भी आप कर रहे हैं और एक पार्टी संगठन से भी जुड़े हुए हैं, तो आगे क्या चुनाव लड़ने की भी महत्वाकांक्षा है? लालू जी संसद में बैठे हुए थे और एक टिप्पणी दे रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने की अडवाणी जी को इच्छा है, मायावती जी को इच्छा है, तो हमारी भी इच्छा है, और क्यों नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में रितेश जी आपको होनी चाहिए, हमको होनी चाहिए। एक गुंडा जब चुनाव लड़ सकता है, एक बाहुबली जब चुनाव लड़ सकता है, एक बिजनेसमैन चुनाव लड़ सकता है, तो एक युवा चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता। मैं सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम युवाओं को, इस देश के तमाम युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि भारत सबसे युवा देश है और युवाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत ऐसा है, मैं बहुत हड़बड़ी में नहीं हूँ, अभी और सीखने का समय है, लंबा सीखना है, लंबा राजनीति करना है। आप रितेश जी सोचिए कि सारा चीज़ छोड़ के आदमी जब राजनीति में करियर बना रहा है तो बहुत जल्दबाजी में आदमी नहीं है, सीखने का समय है, जम के हम लोग सीखें, संघर्ष करने का समय है। सत्ता जैसे आज के डेट में रितेश जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की कि जहां सरकार से लड़ाई करनी है वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग दिख रहे हैं। वाटर लॉगिंग हुआ तो एक डिजास्टर मैनेजमेंट बना जिसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, और जब 24 घंटा 12 घंटा में पानी निकल जा रहा है तो बधाई देने में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो सरकार से काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करवा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है और इसी संस्कार पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत मन में चुनाव लड़ने की अभी इच्छा नहीं है, अभी सीखने का समय है, यही प्रयास है। लेकिन फिर भी युवाओं के देश में युवाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मोदी जी से लेकर जेपी मूवमेंट से लेकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई को लेकर युवा छात्र हमेशा आगे रहे और लगातार इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। तो युवाओं के देश में युवाओं को प्रतिनिधित्व मिले, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। तो ये थे हमारे साथ आशीष सिन्हा, जो भारतीय युवा मोर्चा के मंत्री बनाए गए हैं और युवाओं के हित की बात करते हैं। आपने अभी सुना कि किस तरीके से युवाओं के हित में ये हमेशा आगे रहने की बात करते हैं। और चुनाव जहाँ तक लड़ने की बात है तो अभी इनका सीखने का उम्र है, सीखेंगे, और जब बाहुबली और जो क्रिमिनल्स होते हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं तो ये भी चुनाव लड़ेंगे। और हमारी शुभकामना है आशीष जी आपको हमारे चैनल की तरफ से, और चाहेंगे कि आप भी जो युवा हैं वो भी साथ खड़े हों, और युवाओं से ही जो है देश आगे बढ़ेगा और बनेगा। अभी फिलहाल इजाज़त दें, धन्यवाद। और बिहार वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारा फेसबुक पर भी पेज है, उसे भी आप लाइक और फॉलो करें। शुक्रिया।